चलो। हाँ भाई, कहाँ थे हम लोग? कहाँ तक पहुंचे? रिफ्रैक्शन चल रहा था अपना। रिफ्रैक्शन पे क्वेश्चंस करे थे हमने। रिफ्रैक्शन की बेसिक प्रॉपर्टी पर हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। मैंने आपको बता दिया था कि रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी और कलर चेंज नहीं होगा, वेवलेंथ, ठीक है। आपको बताया था स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है, और मोमेंटम चेंज होगा। इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, एनर्जी चेंज हो भी सकता है और नहीं भी, ये मैंने आपको बताया था। ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी साहब। बेसिक प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी थी। अब नेक्स्ट आता है साहब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट सेटिंग डालें, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट हेडिंग डालने साहब, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों। अच्छा, 2 अब बजे हैं। आवाज आ रही है मेरी? ऑनलाइन वाले बच्चों, आवाज आ रही है? हाँ भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, ठीक है। तो भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो 2 स्टेटमेंट बोले थे। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल कॉमन है। पहला क्या बोलते थे? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होगा? सेम प्लेन में। तो यहां बोलेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होना चाहिए? सेम प्लेन में। दूसरा, वहां स्टेटमेंट आता था एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ स्नेल्स लॉ आता है। यहाँ बोलते हैं कि किसी भी मीडियम में लाइट रे जाए, वहां पर म्यू साइन थीटा का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? सेम। चलो लिख लो, पहला स्टेटमेंट लिख लो। फर्स्ट लिख लें, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, normal at the point of incident always lies in a same plane, always lies in a same plane। ठीक है, ये भैया इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों क्या होने चाहिए साहब? एक ही प्लेन में। ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट आता है साहब स्नेल्स लॉ। यहां स्नेल साहब ने क्या बोला? स्नेल साहब ने बोला किसी भी मीडियम से रे जाए, वहां पर म्यू साइन थीटा का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? सेम। ठीक है। सेकंड आता है साहब स्नेल्स लॉ। ये स्नेल्स लॉ, इन्होंने बोला म्यू साइन थीटा का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? सेम। ठीक है। म्यू क्या होगा? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। और थीटा क्या होगा? थीटा होगा साहब एंगल, एंगल ऑफ रे फ्रॉम नॉर्मल, एंगल ऑफ रे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से रे का एंगल होगा। म्यू साइन थीटा का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? सेम। ठीक है। जैसे अब इस वाले केस में अप्लाई करें, यहाँ 2 ही मीडियम दिए, 2 से ज्यादा हो तो भी यही लगेगा, 3 हो तो भी ये लगेगा, 4 हो तो भी ये लगेगा, 10 मीडियम लगातार क्यों ना हो यही लगेगा। एक ही रे कितने भी मीडियम से जाए, अच्छा एक ही रे होनी चाहिए, है ना। एक ही रे अलग अलग मीडियम से गुजरती है, तो वहां पर उस मीडियम में म्यू साइन थीटा का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? सेम। अब अप्लाई करें यहाँ पर, तो पहला मीडियम में म्यू 1 और नॉर्मल से एंगल कितना है? आई। ठीक है। दूसरा मीडियम कितना है साहब? म्यू 2 और नॉर्मल से एंगल कितना है? आर। तो हम बोलेंगे म्यू 1 साइन आई बराबर म्यू 2 साइन आर। ठीक है। अब यहाँ तीसरा कोई और था,
तो तीसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं μ3 और वहां देखते हैं एंगल क्या है ना, यहाँ आई है, आर है, वहां पी होता, क्यू होता, जो भी होता है ना। 10 मीडियम से भी लाइट रे जाता है ना, एक ही लाइट रे बार बार अलग अलग मीडियम से गुजरता है, तो हर मीडियम में उसके म्यू साइन थीटा का प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम। ये दो मीडियम के लिए मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। ठीक है, अब इसी के बेस पर हम डिफाइन करते हैं कि साहब डेंसर से रेयरर में जाने पर क्या होता है, या रेयरर से डेंसर में जाने पर क्या होता है। ठीक है, जैसे पहला केस लेता हूं मैं लाइट रे लेके जा रहा हूं रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर। ठीक है, अब रेयरर टू डेंसर जा रहा है तो हम बोलेंगे म्यू रेयरर साइन आई इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, म्यू डेंसर साइन आर, ऐसा बोलेंगे ना। तो आप देखो साइन आर का वैल्यू क्या मिलेगा, ये मिलेगा म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर इंटू साइन आई, ऐसा मिलेगा। कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, डेंसर मीडियम का कि रेयरर का। अबे डेंसर का यार, पहचानने का तरीका बताया था भाई, आपको पता है म्यू डेंसर मोर देन होता है म्यू रेयरर, तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, ये म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर लेस देन 1 हो गया ना, ये लेस देन 1 हो गया, ये लेस देन 1 है। साइन आई को लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली साइन आर लेस देन साइन आई आएगा ना, और साइन आर लेस देन आई होगा तो आर इज लेस देन क्या होगा, आई। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट से क्या होगा, कम होगा, मतलब रिफ्रैक्टेड रे का जो नॉर्मल से एंगल मिलेगा ना वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा। आप देख सकते हो ये यहाँ पर आपके पास कौन सा, रेयरर मीडियम, ये हो गया डेंसर मीडियम। अब अगर मैं बनाता हूँ लाइट रे, आप देख रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट ज्यादा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, कम है। तो मुझे बताओ लाइट रे कहां से कहां गया, ये टुवर्ड्स नॉर्मल गया या अवे फ्रॉम नॉर्मल गया। ठीक है भाई, समझ रहे हो ना, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो रेयरर से डेंसर में जाने पर लाइट रे जाता है टुवर्ड्स नॉर्मल। बात पकड़ में आ रही, बचपन में पढ़ा था, अबे 10th क्लास में पढ़ा था ये, है ना। ये रेयरर से डेंसर में जाने पर, वहां थ्योरेटिकली पढ़ते हैं या मैथमेटिकली प्रूफ कर रहा हूँ, फिर रेयरर से डेंसर में जाने पर लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल। लेकिन अपने पाथ से डेविएट हुआ कि नहीं हुआ, अब अपने इनिशियल पाथ से डेविएट हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो इनिशियल पाथ से जो रिफ्रैक्टेड रे है उसके एंगल को क्या बोलेंगे, डेविएशन एंगल बोलेंगे साहब, ये होगा डेविएशन एंगल, इसको सिंबल दे रहा हूं डेल, है ना। अब फटाफट देख के बताओ ये डेविएशन एंगल कितना होगा। इनिशियल डायरेक्शन ये था, तो ये पूरा एंगल आई होगा कि नहीं होगा, ये पूरा एंगल आई होगा, है ना, ये पूरा आई, और ये इतना सा कितना आर, तो आई माइनस आर हो जाएगा ना, डिवीजन का वैल्यू हो जाएगा आई माइनस आर, है ना। देखो रेयरर टू डेंसर जाने पर टुवर्ड्स नॉर्मल गया, अपने पाथ से डेविएट हुआ, है ना, और डिवीजन आएगा साहब आई माइनस आर। अब दूसरा केस लेता हूं साहब, रेयरर टू डेंसर जा रहा है, मैं सॉरी डेंसर टू रेयरर जा रहा है। अब डेंसर टू रेयरर जा रहा है, हम बोलेंगे म्यू डेंसर साइन आई इज इक्वल टू होगा म्यू रेयरर साइन आर। यहां से अब साइन आर का वैल्यू बोलते हैं, ये बोलेंगे म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेयरर इंटू साइन आई, है ना। आप देखो साहब, सबको दिख रहा है ये म्यू डेंसर मोर देन होता है म्यू रेयरर, तो म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेयरर ये होगा मोर देन 1, तो अल्टीमेटली क्या होगा, साइन आर मोर देन साइन आई होगा, होगा कि नहीं। तो आर मोर देन आई आएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट से ज्यादा आएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट कम है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा है तो लाइट रे कहां जा रहा है, टुवर्ड्स नॉर्मल की अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल। भाई डायग्राम से समझ में आ जाएगी बात, ये लो ये लाइट रे आया, है ना, ये नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, ये देख सकते हो इस तरफ चला गया, है ना, ये इंसिडेंट रे, ये हो गई साहब कौन सी, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया म्यू डेंसर और ये हो गया म्यू रेयरर, मतलब हम जा रहे हैं डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। आप देख रहे हैं आई कम है आर ज्यादा है, बोलो टुवर्ड्स नॉर्मल की अवे फ्रॉम नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल की अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, ये बचपन में पढ़ा था अपन ने कि भैया रेयरर टू डेंसर जाते हैं तो टुवर्ड्स नॉर्मल और डेंसर टू रेयरर जाते हैं तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, यहाँ भी डेविएट हुआ, यहाँ भी अपने इनिशियल पाथ से डेविएट हुआ। अब अगर मैं इनिशियल पाथ से ये एंगल बताऊं साहब, है ना, ये इनिशियल पाथ से रिफ्रैक्टेड रे का एंगल बताऊं तो ये डेविएशन एंगल होगा कि नहीं, अब ये डेल होगा भाई, बोलो। अब यहां से देखो ये पूरा का पूरा आर है, लेकिन इतना सा अगर मैं बोलूं तो ये तो आई होगा ना, तो डेल का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आर माइनस आई, आएगा कि नहीं। अबे हो आगे ना बोलो, अरे मैग्नीट्यूड दोनों में बराबर है, इसमें देख सकते हो ये क्लॉकवाइज है तो इसमें कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नीट्यूड तो बराबर आना ही आना है। मतलब एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जब जब रिफ्रैक्शन होगा डिवीजन का मैग्नीट्यूड होगा आई माइनस आर, है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है।
आर माइनस आई करो या आई माइनस आर करो, बात तो बराबर है ना। एक देखो क्लॉकवाइज है और एक देखो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। एक अवे फ्रॉम नॉर्मल, एक टुवर्ड्स नॉर्मल। मैग्नीट्यूड दोनों केस में क्या होगा, सेम। तो थ्योरेटिकल पॉइंट क्लियर हो गया। रेयरर टू डेंसर जाने पर कहां जाते हैं, रेयरर टू डेंसर जाने पर कहां जाएंगे, टुवर्ड्स नॉर्मल और डेंसर टू रेयरर। ये तो याद है बचपन से अपने को, है ना। अब क्या है, एम्स में एक बार क्वेश्चन आया है ना, एयर और वाटर, एयर और वाटर, कौन डेंसर और कौन रेयर, एयर और वाटर, वाटर डेंसर और एयर। दिमाग में बात बैठी होती है, बैठी होती है ना ये, है ना। ये बात बैठी होती है अपने को लाइट के लिए, है ना। ये बात दिमाग में बैठी होती है अपने लाइट के लिए। एम्स में क्वेश्चन आया साउंड का, एम्स में साउंड वेव के लिए क्वेश्चन आया, है ना। तो साउंड को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से नहीं, किससे बचानोगे, स्पीड, है ना। जिस स्पीड में, जिस मीडियम में स्पीड ज्यादा वो रेयरर, और जिसमें स्पीड कम वो। तो साउंड की स्पीड हवा में होती है 330 मीटर पर सेकेंड, और पानी में होती है साहब 1500 मीटर पर सेकेंड। पानी में 1500, हवा में 330, किसमें ज्यादा, अब पानी में ज्यादा कि हवा में ज्यादा, पानी में ज्यादा है। कौन रेयरर हुआ कौन डेंसर हुआ, हाँ पानी रेयरर हुआ और हवा डेंसर हुई। साउंड के लिए उल्टा हो गया, है ना। हमारे दिमाग में लाइट बैठी होती है, यूं पढ़ते ही रे ऑप्टिक्स है ना भाई। मैं आपको पहले ही भी बोल चुका हूं, दोबारा बोल रहा हूं भाई, रे डायग्राम ऐसा नहीं खाली लाइट का बनता है। रे डायग्राम खाली लाइट का बने ऐसा जरूरी नहीं है, रे डायग्राम हर वेव का बना सकते हो, है ना। हम पढ़ते रे ऑप्टिक्स से, इसलिए सारी बातें रे की जो करते हैं ना वो लाइट के लिए करते हैं, है ना। रे की सारी बातें अपन लाइट के लिए करते हैं, है ना। रे एक इमेजनरी लाइन है जो कि एनर्जी प्रोपेगेशन के डायरेक्शन को शो करता है, और एनर्जी दुनिया में हर वेव के पास होता है, इसलिए रे डायग्राम दुनिया की हर वेव का बना सकते हैं। मैं साउंड वेव का भी रे डायग्राम बना सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा फर्क आएगा, है ना। एयर और वाटर कंपेयर करेंगे तो लाइट के मुकाबले साउंड की कहानी उल्टी हो जाएगी, ठीक है। मैं दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे लेके बना रहा हूँ, ठीक है। ये तो बना लिया ना सबने, ये नहीं बनाया, अबे तुम क्या कर रहे हो फिर, जल्दी जल्दी बनाओ ऐसे थोड़ी। अब यार बहुत दिन हो गए पढ़ाते पढ़ाते, अब तुम समझने लगे मुझे, है ना। अब तो मेरे इशारों का मतलब तुम्हें पता लग जाएगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो भी तुम समझ जाओगे कि ये मन ही मन में भजन कीर्तन कर रहा है ना। तो यार समझो भाई, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी, थोड़ा सा देखेगा, थोड़ा ही देखेगा। भाई थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो यार, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो, क्योंकि यार अगले संडे को टेस्ट है अपना, मंडे को, नेक्स्ट मंडे 1 तारीख को टेस्ट है। कल नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है। क्लास का नाम लिया, घर पर माहौल खराब हो गया। संडे को नहीं भाई, पिछले संडे भी क्या वो था, फैकल्टी रिक्रूटमेंट प्लान प्रोग्राम था वो, मतलब बहुत सारी फैकल्टी ली, करीब 200-250 फैकल्टी रिक्रूट करी है पिछले संडे को। तो वो दिन भर वहीं पे लग गया पिछले संडे भी। अब क्या होता है, हफ्ते भर में जो भी काम होते हैं घर वालों को बोलते हैं संडे को करेंगे, और मालूम पड़ा संडे को गायब हो गए। तो पिछले संडे भी क्या मतलब ड्यूटी थी। अब इस संडे मैं सोच रहा था क्लास लगा लूं, लेकिन अब पता किया ना तो अगले संडे को क्लास है, ऑफिशियली क्लास है अगले संडे को, क्योंकि 1 तारीख को टेस्ट है। 2 से तुम्हारी छुट्टी लगेगी ना, 2 से तुम्हारी छुट्टियां लग जाएंगी दिवाली की, 2 से 6 छुट्टी है ना। तो 1 तारीख को तुम्हारा टेस्ट है, तो उससे पहले जो 30 तारीख आ रही है संडे, है ना, उसको उसको क्लास है। तो अपना लेंस तक का आएगा साहब, रे ऑप्टिक्स में सिलेबस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट छोड़ के लेंस तक का आएगा। तो यहाँ तक में अपन 1-1.5 लेक्चर पीछे हैं अभी, है ना। वो हिसाब किताब बराबर करना है। तो टाइम टेबल वाले को बोला है मैंने कि अगले अगले वीक में मेरे को लास्ट क्लास दे दे, आखिरी क्लास आ जाती है तो फिर जब जब आखिरी आएगी फिर अपन खींचेंगे थोड़ा सा, है ना। आधा आधा घंटा कम से कम खींच ही देंगे भाई। ऐसे क्या 10 मिनट पहले बुलाऊं तो तुम्हारे तो पढ़ा दूं, वो ऑनलाइन वालों का क्या होगा, वो थोड़ी 10 मिनट पहले लॉग इन कर सकते हैं। तो यहाँ तो फिक्स टाइम पे शुरू होगी, फिक्स टाइम पे खत्म होगी। हाँ मतलब आखिरी क्लास होगी तो छोड़ना मेरे हाथ में, वो भी जुड़े रहेंगे, उनको भी मैं लॉग आउट करूंगा तभी लॉग आउट होंगे। मतलब ऐसे थोड़ी कि अपने आप हो जाएंगे, अपने आप हो जाते हैं, मतलब टाइम खत्म होते अपने आप नहीं होता, 1.5 घंटे बाद अपने आप बंद हो जाता है। चलो भाई बना लिए, पूरा दिख गया तेरे को। चलो भाई, तो अब मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा था, साउंड के लिए और लाइट के लिए मैं कंपैरिजन कर रहा था।
अगर मैं लाइट वेव बोलता हूं, मैं बोलता हूं लाइट वेव, और एक बार बोलता हूं साउंड वेव, एक बार बोलता हूं साउंड वेव। अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट बोलता हूं तो एयर में ज्यादा होता है और वाटर में कम होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो एयर जो होगा वो भैया रेयरर मीडियम होगा, और वाटर जो होगा वो कौन सा होगा, डेंसर मीडियम होगा। मतलब लाइट का रे हवा से पानी में जाएगा तो कहां जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल की अवे फ्रॉम नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। भाई दिमाग में यही बात बैठी होती है अपन पढ़ते ही लाइट के बारे में, है ना। एम्स में जो क्वेश्चन आया ना उसमें भी बच्चों ने यही लगाया टुवर्ड्स नॉर्मल, है ना। ये स्पीड बोल रहे हैं साहब, ये लाइट, ये तो अपने को याद होनी चाहिए। ये पढ़ते हैं अपन तो वेव्स में, 11th क्लास में वेव्स में पढ़ते हैं, साउंड की स्पीड पढ़ते हैं, फिजिक्स में ही पढ़ते हैं। वाटर की 1500, और तो और आयरन में होती है 5000, है ना। क्वार्ट्ज लेगा उसमें लेगी 6000, क्वार्ट्ज में 6000 होती है। ठीक है, अलग अलग मटेरियल में अलग अलग होती है। गैस से ज्यादा लिक्विड में, लिक्विड से ज्यादा सॉलिड में साउंड की, है ना। तो अब साउंड के लिए बात करें साहब, साउंड की स्पीड हवा में कम है और पानी में ज्यादा है, वाटर में ज्यादा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो एयर हो गया डेंसर और वाटर क्या हो गया, वाटर हो गया रेयरर। अब लाइट रे कहां से, साउंड रे कहां से कहां जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, ये एम्स में आया था क्वेश्चन, और बच्चे ये लगा के आए थे टुवर्ड्स नॉर्मल, बच्चे लगा के आए टुवर्ड्स नॉर्मल, है ना। ये सब एयर और ये हो गया वाटर, हवा से वाटर में जाने पर साउंड वेव जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल और लाइट जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल। मतलब ये आई, ये आर, तो यहाँ आर लेस देन आई, ये आई, ये आर, तो यहाँ आर मोर देन आई। डिफरेंस समझ में आ गया ना साउंड और लाइट का। तो क्या है, ये मैंने बीच में साउंड की बात कर ली, हालांकि बात करते नहीं है, करते ही लाइट लाइट की है, तो दिमाग में बात बैठ जाती है अपने कि बोले लाइट एयर वाटर, बोले एयर से वाटर टुवर्ड्स नॉर्मल, तो बच्चों ने टिक भी आंसर वही किया, बोले टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, तो साउंड के लिए थोड़ी सी कहानी अलग है। ठीक है, बना लिया ये वाला। तो कुल मिला के लाइट रे रेयर टू डेंसर जाए या डेंसर से रेयर जाए, ये डेविएट होगा, है ना। डेविएट होगा, और डेविएशन का वैल्यू कितना आएगा, या तो आई माइनस आर या फिर आर माइनस आई। बना ली सब, दोनों एग्जाम्पल बना लिए। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। ये तो थ्योरेटिकल बात बताई मैंने, अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इन पर। बनाओ बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ यार, थोड़ी रफ्तार पकड़ो। अब ऐसे नहीं तुम पहले बैठे बैठे देखते रहो, फिर बाद में मैं तुम्हें देखता रहूं। ठीक है, शक्लें याद हो गई अब तो यार तुम्हारी, है ना। अब तो कहीं भी देखूंगा तुम्हें पहचान लूंगा। बन गया भाई। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो। लाइट रे, क्वेश्चन लाइट के लिए है। लाइट रे इंसिडेंट ऑन ट्रांसपेरेंट मीडियम, light ray incident on transparent medium, incident on transparent medium from air, from air with angle of incident 60 degree, with angle of incident 60 degree, angle of incident 60 degree. If angle of refraction, if angle of refraction, if angle of refraction 30 degree, angle of refraction 30 degree, find out, find out, find out first, first refractive index, first refractive index of medium,
refractive index of medium. Second, deviation of light ray. Deviation of light ray. लाइट रे कितना डेविएट होगा, है ना। और दूसरा यहां पर म्यू कितना होगा, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। आई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। देखो देखो, एयर से वाटर में इंसिडेंट होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया है। तो आपको पता है एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया 1, ये निकालने को बोल रहा है। ठीक है, आई दिया है, आर दिया है, तो सीधे सीधे क्या करो, स्नेल लॉ अप्लाई करो। आपको पता है कितने भी मीडियम में लाइट रे जाए, म्यू साइन थीटा का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, सेम। म्यू 1 हो गया 1, आई का वैल्यू 60 डिग्री, म्यू 2 निकालना है, आर का वैल्यू कितना 30 डिग्री, साइन 60 √3/2, साइन 30 कितना हो गया हाफ, म्यू 2 का वैल्यू कितना होगा, म्यू 2 का वैल्यू होगा √3 होगा भाई, है ना। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा तो बहुत आसान है, डेविएशन कितना भाई, यहाँ पे आई माइनस आर या आर माइनस आई, ज्यादा में से कम को बटा माइनस कर दो यार। ये देखो ये होगा डेविएशन, है ना। आप देख रहे हैं कितना हो जाएगा, ये 60 - 30, ये 60 - 30, तो डेविएशन का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री। किधर डेविएट, टुवर्ड्स नॉर्मल की अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, ये रे तो टुवर्ड्स नॉर्मल आया, डेविएशन तो दूर हुआ ना भाई। इनिशियल डायरेक्शन से फाइनल रे का एंगल, सॉरी, इनिशियल डायरेक्शन से फाइनल रे का एंगल, ये होता है डिवीजन एंगल। इनिशियल डायरेक्शन से फाइनल रे का एंगल, डिवीजन एंगल 30 डिग्री। आ रहा है सब, आ रहे हो तो। इनिशियल डायरेक्शन से फाइनल का सही था, उस तरह सीधा, ये ढंग से देख 30 है, ये 30 है। अभी इनिशियल डायरेक्शन ये थी ना, इससे फाइनल रे का एंगल ये होगा ना, इनिशियल से फाइनल का एंगल देख। आ रहा है भाई, चलो एक और लो, अगला क्वेश्चन लो। नेक्स्ट तुम्हारे AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन, नीट से पहले हम लोग AIPMT बोला करते थे। लिखो क्वेश्चन, देखो लाइट रे इंसिडेंट on transparent medium, light ray incident on transparent medium of refractive index mu from air if angle of refraction is half of angle of incident, angle of refraction is half of angle of incident. Find out value of angle of incident. एंगल ऑफ इंसिडेंट का वैल्यू बताना है आपको। वो देखो, एयर से इंसिडेंट हुआ ट्रांसपेरेंट मीडियम में, इंसिडेंट हुआ। ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, हवा का 1 सबको पता है। बोल रहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है हाफ ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर का वैल्यू I/2। बोल रहा साहब आई बताओ आई कितना होगा, है ना। जो डाटा गिवन है उसी की टर्म्स में, डाटा सिर्फ म्यू गिवन है और कुछ है ही नहीं, तो आंसर म्यू की टर्म्स में लेना है। निकालो, करो सॉल्व, AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है। भाई स्नेल्स लॉ, μ1 sin I = μ2 sin R। ठीक है, अब μ1 कितना है साहब 1, μ1 है 1, हवा है। μ2 कितना है म्यू साइन R, R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू I/2 है। अब R का वैल्यू I/2, अब I का वैल्यू निकालना है। क्या करें, साइन से साइन उड़ा दें, नहीं उड़ा देते, लड़कियां उड़ा देती हैं, है ना। वो एक ने तो और खतरनाक किया, साइन I/2 से इधर का सादा आधा साइन I/2 उड़ा दिया, बोले आधा बचा है अभी तो। क्या ऐसा अलजेब्रा यहाँ पे यूज कर सकते हो क्या, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में अलग गणित चलती है यार थोड़ी सी, वो ट्रिग्नोमेट्री गणित अलग से पढ़ाई जाती है।
है ना, नॉर्मल अलजेब्रा की तरह थोड़ी है यार कि ये लो इधर का इधर कैंसिल कर दो, है ना, ये आधा है, ये पूरा है, तो बोले आधा बचेगा, ठीक है, साइन आई बाई टू डिवाइड करेंगे, बोले आधा साइन आई बाई टू, ऐसा थोड़ी होगा यार, है ना। तो अब थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले में साइन टू थीटा का फॉर्मूला पता होगा, ये होगा टू साइन थीटा कॉस थीटा, जानते हैं भाई। अच्छा, यहाँ टू थीटा की जगह अगर थीटा होता तो, यहाँ टू थीटा की जगह थीटा होता तो ये क्या बनता, ये बनता थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, बनता कि नहीं, है ना। ये देखो यहाँ पे साइन आई है, इसको मैं लिख देता हूं, क्या लिखूंगा, टू साइन आई बाई टू कॉस आई बाई टू, ये साइन आई बाई टू कॉस आई बाई टू, ये होगा म्यू साइन आई बाई टू, होगा कि नहीं, तो बोलो भाई। वो देखो अब कैंसिल कर दो, साइन आई बाई टू से साइन आई बाई टू अब कैंसिल हो सकता है, अब ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, ये टू कॉस आई बाई टू इज इक्वल टू म्यू, तो कॉस आई बाई टू इज इक्वल टू म्यू बाई टू, तो आई बराबर होगा टू कॉस इनवर्स म्यू बाई टू, होगा भाई, ये होगा आई बराबर टू कॉस इनवर्स म्यू बाई टू, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आ गया, आई बराबर टू कॉस इनवर्स म्यू बाई टू, बात पकड़ में आई भाई, अब समझ पा रहे हैं, है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आ गया टू कॉस इनवर्स म्यू बाई टू, आई बराबर टू कॉस इनवर्स म्यू बाई टू। कॉन्सेप्ट समझे भाई, ठीक है, ये एआईपीएमटी में आया था क्वेश्चन, तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, छोटी मोटी ट्रिग्नोमेट्री, इतनी तो उम्मीद रखी जा सकती है तुमसे, तो इतनी उम्मीद तो रखें तुमसे। ठीक है, आई बराबर टू कॉस इनवर्स म्यू बाई टू, पूरा हो गया। हाँ भाई, आ रहा है सबका, कंसेप्ट पकड़ में आया, चलो एक करके बताओ, अगला क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, आ गया सबका, लिखो, लाइट रे इंसिडेंट on transparent medium of refractive index root 3 of refractive index root 3 of refractive index root 3 from air find out value of angle of incident, find out value of angle of incident, value of angle of incident, angle of incident if reflected and refracted and refracted ray perpendicular to each other, if reflected and refracted ray perpendicular to each other। ठीक है भैया, रिफ्लेक्ट भी हो रहा है और रिफ्रैक्ट भी हो रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है, सरफेस के नेचर पे करता है भाई, मतलब सरफेस पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है पार्शियली रिफ्लेक्टिंग, तो इसका मतलब तो यही है ना, सरफेस पार्शियली रिफ्लेक्ट करता है पार्शियली रिफ्लेक्ट करता है, देखो जो आया उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर दिया कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर दिया, ये बोल रहा है कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बोल रहा है क्वेश्चन में, तो बताओ आई का वैल्यू कितना होगा, अगर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा, ये म्यू का वैल्यू दिया हुआ है √3, म्यू दिया हुआ है √3, क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई, वो समझ पा रहे हो, बनाओ फिर, बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंट बताइए। भाई एंगल म्यू ये सब पूछेगा तो स्नेल लॉ तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन अब स्नेल लॉ जब लगाते हो ना तो भाई म्यू वन मेरे पास है,
है ना, μ2 मेरे पास है, लेकिन r तो है ही नहीं भाई। अबे r तो है ही नहीं, ये r निकालना पड़ेगा अपने को, है ना। अब देखो यहां से ये रिफ्लेक्टेड है, ये नॉर्मल है, तो अगर ये आई होगा तो ये भी आई होगा ना। अच्छा यही तो r होगा। अब आप देखो ध्यान से देखो, ये पूरा अगर मैं आपको दिखाऊं, ये i प्लस 90 प्लस r, ये मिलकर के 180 हुआ कि नहीं हुआ। अब ये पाई हुआ कि नहीं हुआ। लो साहब रिलेशन आ गया, i और r का रिलेशन आ गया, i प्लस 90 प्लस r इक्वल टू 180। तो देखो r इक्वल टू 90 माइनस आई आ रहा है, r इक्वल टू कितना आ रहा है 90 माइनस आई, आया कि नहीं। ये रख दो डाटा यहाँ पे, r का वैल्यू 90 माइनस आई, हम बोलेंगे साइन i इज इक्वल टू √3 साइन 90 माइनस आई। बोलो साइन 90 माइनस आई कितना होता है, साइन 90 माइनस आई कॉस आई होता है। ये साइन आई अपॉन कॉस आई क्या होगा, टेन आई, टेन आई बराबर √3। तो आई का वैल्यू कितना होगा, आई का वैल्यू 60 डिग्री होगा कि नहीं। अबे हाँ कि ना बोलो, अबे बोलो भाई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आ जाएगा साहब 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 डिग्री। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। जो बोलता है वो कर दो यार, रे डायग्राम बनाने में तो जो बोलेगा वही करेंगे। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बना दी मैंने परपेंडिकुलर। अब वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है, ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो करता है, वो आई है ये आर है ना। अब रिलेशन आ गया आई और आर का, आई और आर का रिलेशन आ गया तो स्नेल लॉ अप्लाई करते हैं, आंसर आ गया। तो आई बराबर 60 डिग्री। बात पकड़ में आई भाई, कर लोगे क्वेश्चंस तो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये स्नेल लॉ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस कराया, चलो एक और कर दो, एक और देता हूँ, स्नेल्स लॉ पर एक क्वेश्चन और देता हूँ। लो साहब पैरेलल मीडियम दे रहा है आपको, अलग अलग, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट, इसका म्यू नॉट बाई 2, ये म्यू नॉट बाई 4, वो म्यू नॉट बाई 8, पैरेलल अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम। पहले वाले मीडियम पर लाइट रे इंसिडेंट हुआ और बोल रहा है कि लास्ट वाला जो है ना उससे इमर्ज आउट हुआ और सरफेस के पैरेलल इमर्ज आउट हुआ, लास्ट वाले से इमर्ज आउट हुआ और सरफेस के पैरेलल इमर्ज आउट हुआ, ठीक है। ये लो इस वाले की सरफेस के पैरेलल इमर्ज आउट हुआ, है ना। अब आपसे बोल रहा है कि साहब बताओ, बताओ यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट का वैल्यू क्या होगा। यहाँ से इमर्ज आउट होता है, इसकी सरफेस के पैरेलल इमर्ज आउट होता है। कौन सा पकड़ में आ रहा है। अबे पहले वाले पे इंसिडेंट हुआ और आखिरी वाले से इमर्ज आउट हुआ, तो बोल रहा है आई का वैल्यू बताइए। ये इस पर एंगल ऑफ, ये यहाँ पर बोल रहा है पहले वाले पे आया, तो पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, है ना। ये पहले से दूसरे पे गया, ये आई बताना है आप, है ना। ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। पहले से दूसरे पे गया, दूसरे से तीसरे पे गया, तीसरे से चौथे पे गया। अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम 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 होता जा रहा है, हमेशा अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा आई से ज्यादा होगा। वो लास्ट में क्या हो गया 90 हो गया। अगर सरफेस के पैरेलल इमर्ज आउट हुआ मतलब क्या हो गया 90। आपसे बोल रहा है आई का वैल्यू बताइए, ठीक है। आई का वैल्यू कितना होगा, लिख लो क्वेश्चन, लिख लो लिख लो लिख लो, कंडीशन लिख लो, लिख लो। इमर्जिंग रे इफ इमर्जिंग रे पैरेलल टू द if emerging ray parallel to the surface parallel to the surface parallel to the last surface find out value of angle of incident, find out value of angle of incident। सबको पता है कितने मीडियम में भटके, हर मीडियम में म्यू साइन थीटा का प्रोडक्ट सेम रहेगा। लो पहले मीडियम पर मैं बोलता हूं तो म्यू नॉट इंटू साइन आई। अच्छा अगले में भी कुछ ना कुछ एंगल होगा, उसके अगले में भी कुछ एंगल होगा, अबे उसके अगले में भी कुछ होगा। हम सब जब एंगल पता ही नहीं तो बीच वालों को पकड़ के करेंगे क्या। हमेशा म्यू साइन थीटा उनका बराबर करो जिसका डाटा निकालना है और जिसका डाटा दिया है। वो आखिरी वाले का डाटा दिया है कि नहीं दिया, तो आखिरी वाले पर क्या बोलूंगा म्यू नॉट बाय 8 साइन 90 ऐसा बोलूंगा भाई। ऐसा बोलेंगे तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, साइन 91, तो आई का वैल्यू साइन इनवर्स 1/8।
एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा साइन इनवर्स 1/8। कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है भाई? भाई जिसका डाटा दिया और जिसका पूछा उसको बराबर कर दो यार। डाटा दे रहा है किसका? इंसिडेंट का, और साथ में किसका? जो इमर्ज आउट है उसका। बीच वालों का तो एंगल ही नहीं पता अपने को। हाँ, बीच वालों का एंगल पूछता तो फिर बीच वालों को पिक्चर में लाते, उसका यूज ही नहीं है ना। तो अपन तो बराबर कर रहे हैं म्यू साइन थीटा किसका? पहले वाले का और आखिरी वाले का। ठीक है, कुल मिला के म्यू साइन थीटा का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? सेम। ठीक है, अब कुछ अलग कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं मैं। ऑब्जेक्ट एक मीडियम में हो और ऑब्जर्वर किसी और मीडियम में हो। ठीक है, मतलब देखने वाला कोई और दिखाने वाला कोई, मतलब समझ रहे हो? एक मीडियम में ऑब्जेक्ट और दूसरे मीडियम में ऑब्जर्वर, है ना। डेंसर से रेयरर को देखेंगे और रेयरर से डेंसर को देखेंगे। मछली चिड़िया को देखे और चिड़िया मछली को देखे। समझ रहे हो? पानी से हवा में देखा जाए और हवा से पानी में देखा जाए, दो अलग अलग मीडियम, है ना। एक में ऑब्जेक्ट और एक में ऑब्जर्वर, तो गलतफहमी होगी। जो वास्तविक है वो दिखाई नहीं देगा। कई बार वास्तविक से दूर दिखाई देता है, कई वास्तविक के पास, है ना। जैसे हम लोग तो हवा में, है ना। मैं तुम, मेरे और आपके बीच की जो डिस्टेंस है, इसमें कोई गलतफहमी नहीं होगी, है ना। हो सकती है कि अगर आपकी आंखें खराब हो तो, समझ लो, चश्मा लगा हुआ हो, आंखें गड़बड़ हो, ठीक है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, तो कोई गलतफहमी होने वाली नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मीडियम बीच में बदल जाए, बीच में मीडियम बदल जाए, मैं अलग मीडियम में, आप अलग मीडियम में, समझ रहे हो, मैं हवा में तुम पानी में, तुम मछली में चिड़िया, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में आंसर बदल जाएगा। तो मैं अब सिचुएशन ले रहा हूं। पहला केस, ऑब्जेक्ट है डेंसर मीडियम में और ऑब्जर्वर किस में है? रेयरर। लो साहब, ये दो मीडियम को सेपरेट करने वाली सरफेस दे देता हूं, है ना। इधर ये इधर है ऑब्जेक्ट, कौन सा मीडियम? डेंसर। और इधर है ऑब्जर्वर, इस तरफ है ऑब्जर्वर, कौन सा है साहब? रेयरर। ऑब्जेक्ट है डेंसर में और ऑब्जर्वर है रेयरर में। मुझे बताओ, डेंसर से रेयरर में रे जाएगी तो कहां जाएगी? टुवर्ड्स नॉर्मल की अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना। ये रे गई साहब, ये ऑब्जेक्ट से रे निकली और कहां जाएगी साहब? अवे फ्रॉम नॉर्मल। अबे मानते हो भाई, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उससे क्या होगा? ज्यादा। ये अवे फ्रॉम नॉर्मल गया, इधर गया साहब। ये आर का वैल्यू आई से क्या है? ज्यादा। अब यहाँ ऑब्जर्वर बैठ करके इसको देखता है, तो उसको लगेगा कि रे यहां से आ रहा है भाई। अबे रे यहां से आ रहा है, मतलब उसको इमेज यहां दिखेगा। अगर ऑब्जेक्ट यहां था तो इमेज कहां दिखेगा? इमेज यहां दिखेगा। इसी मीडियम में दिखेगा कि नेक्स्ट मीडियम में दिखेगा? तो दिखेगा तो इसी मीडियम में, सामने दिखेगा कि पीछे दिखेगा? तो ये रियल होगा कि वर्चुअल होगा? है ना, यहां से ये वर्चुअल होगा, ये रियल ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को सरफेस से अपन क्या बोलते थे? यू। अब इमेज की डिस्टेंस को सरफेस से क्या बोलते थे? वी। याद है आपको? अबे वी और यू बोलते थे ना, है ना। यहां मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। देखो, ये ऑब्जेक्ट का मीडियम कौन सा है? डेंसर। और ऑब्जर्वर का मीडियम कौन सा है? रेयरर। वैसे तो थ्योरेटिकली मैंने रे डायग्राम बना के आपको दिखा दिया कि पास दिखेगा कि दूर दिखेगा, पास दिखेगा कि दूर दिखेगा। ये डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट है और रेयरर मीडियम से देखेंगे तो पास दिखेगा ना, है ना। इनके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है साहब, ये v बराबर यू, ये होता है म्यू ऑब्जर्वर डिवाइड बाय म्यू ऑब्जेक्ट। ये म्यू ऑब्जर्वर डिवाइड बाय म्यू ऑब्जेक्ट। एक प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना, तो ये फॉर्मूला काम करेगा। अच्छा, ये फॉर्मूला किसके लिए? प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। जब कर्व सरफेस आती है ना, वहां भी ये मछली चिड़िया वाले, मछली और बिल्ली वाला क्वेश्चन बनता है ना। मटके के अंदर एक मटका कर्व सरफेस, उसके अंदर मछली होती है, बाहर से बिल्ली देख रही होती है ना। अभी हम बात कर रहे हैं प्लेन सरफेस की, है ना। कर्व सरफेस के लिए अगर आपको याद आता हो तो फॉर्मूला बनता है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ठीक है, अगर 12th क्लास करके आए हो तो ऐसा कुछ देखा होगा। बोले मजाक कर रहे हो सर, है ना। मैं चलो मजाक ही कर रहा था मैं, है ना। अभी दिखाऊंगा, जब कर्व सरफेस पढ़ेंगे ना, तब कर्व सरफेस को दिखाऊंगा, है ना। मुझे लगा सुना हुआ होगा, है ना। सुना हुआ नहीं, सुना सुना है। सुना सुना नहीं है, सुना सुना है। चलो, कर्व सरफेस में भी ऐसा केस बनेगा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? कर्व सरफेस, प्लेन सरफेस, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, पहली बात क्या समझ में आई कि टेंसर मीडियम के ऑब्जेक्ट को रेयरर से देखेंगे, पास दिखेगा कि दूर दिखेगा? पास। रे डायग्राम में समझ में आ रहा है ना। ये न्यूमेरिकली डाटा आ जाएगा, कितना दूर कितना पास। अच्छा, अब केस सेकंड। अब मैं बोल रहा हूं कि साहब ऑब्जेक्ट है रेयरर मीडियम में और ऑब्जर्वर किस में है? ऑब्जर्वर है साहब डेंसर मीडियम में, है ना। ऑब्जेक्ट रेयरर में, ऑब्जर्वर डेंसर में। लो साहब, दो मीडियम को सेपरेट करने वाली सरफेस,
इधर है ऑब्जेक्ट, इधर है ऑब्जर्वर, ठीक है, ये रेयरर में और ये साहब डेंसर में। लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकालो, है ना, ये लो साहब, एक ऑब्जेक्ट से लाइट रे जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट से लाइट रे जा रहा है, मुझे बताओ कहां से कहां जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल की अवे फ्रॉम नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट से कम होगा। ये आई है, ये आर है, ये आर का वैल्यू क्या होगा, आई से कम होगा, आर क्या मिलेगा, लेस देन आई मिलेगा भाई। इधर से जब तुम देखोगे, जब आप इधर से देखोगे तो ये रे भाई इधर से आता हुआ दिखेगा, अब इस तरफ से आता हुआ दिखेगा, इस तरफ से आता हुआ दिखेगा, तो इमेज यहां बनेगा, इमेज यहां बनेगा। बोलो वो ऑब्जेक्ट था, ये इमेज होगा कि नहीं होगा, बोलो पास बना कि दूर बना, पास बना कि दूर बना, मतलब अगर मैं रेयरर मीडियम के ऑब्जेक्ट को डेंसर से देखूं तो दूर दिखता है ना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू बोले, इमेज की डिस्टेंस को वी बोले, तो फिर से वही फॉर्मूला होगा, फिर से वही फॉर्मूला होगा साहब, वी बराबर यू म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट, ये होगा म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट, ये एक ही फॉर्मूला है, डेंसर वाला रेयरर वाले को देखे या रेयरर वाला डेंसर वाले को देखो, फॉर्मूला एक ही। हाँ, इस फॉर्मूले से ये प्रूव कर सकते हैं कि पास की दूर, बताओ इस केस में ऑब्जर्वर कौन है, रेयरर, पहले केस में ऑब्जर्वर कौन है, रेयरर, और ऑब्जेक्ट कौन है, तो ऑब्जर्वर का म्यू ज्यादा है कि ऑब्जेक्ट का, ऑब्जर्वर का या ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का ज्यादा है, तो ये लेस देन 1 मिलेगा, तो v लेस देन u होगा भाई, अबे v लेस देन u होगा, है ना, इधर आओ, इधर इधर देखो, ये हो गया साहब कौन सा, ये रेयरर, और ये हो गया साहब डेंसर, किसका ज्यादा है, ऑब्जर्वर का या ऑब्जेक्ट का, ऑब्जर्वर का ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, तो ये मोर देन 1 मिलेगा, तो v मोर देन u होगा, वो दिख रहा है ना, दूर बनेगा, है ना, दोनों केस में फॉर्मूला एक ही है, याद रखना बहुत आसान, अगर प्लेन सरफेस दिख जाए ना, ऑब्जेक्ट एक मीडियम में, इमेज दूसरे मीडियम में, कोई भी डेंसर में हो कोई भी रेयरर में हो, तो फॉर्मूला ये लगाओ कि v बराबर u म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट, है ना, मछली चिड़िया को देखे या चिड़िया मछली को देखे, दोनों केस में फॉर्मूला एक ही लगेगा, समझ रहे हो ना, डेंसर वाले को रेयरर से देखो या रेयरर वाले को डेंसर से देखो, फॉर्मूला ये लगेगा। अच्छा, सेम मीडियम में देखे तो सेम मीडियम से ऑब्जर्वर भी उसी मीडियम में और ऑब्जेक्ट भी उसी मीडियम में, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो v बराबर क्या आएगा, u, कोई गलतफहमी नहीं, है ना, डेंसर में बैठ के डेंसर को देखो, है ना, पानी में डूब करके मछली को देखो, है ना, समझ रहे हो, हवा में चिड़िया को देखो, है ना, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों सेम मीडियम में, तो v बराबर u, है ना, लेकिन मीडियम डिफरेंट है, तो ये दोनों केस में फॉर्मूला यही है। हाँ, याद रखने वाली बात, थियोरेटिकल बात, डेंसर से रेयरर को देखते हैं तो कहां दिखता है, डेंसर से रेयरर को देखें तो पास की दूर, दूर दिखेगा, डेंसर से रेयरर को देखोगे तो दूर, और रेयरर से डेंसर को देखोगे तो, है ना, एक मैं इसके सिंपल एग्जांपल बताऊं, चिड़िया अगर मछली को देखे तो मछली कहां दिखाई देगी, जितनी दूर थी वहां या उससे पास, पास दिखाई देगी। अच्छा, मछली चिड़िया को देखे तो जितनी दूर चिड़िया थी उससे दूर दिखाई देगी, अगर मछली चिड़िया को देखती है तो हम सीधे सीधे बोलेंगे जहां पर है उससे दूर दिखाई देगी, और चिड़िया मछली को देखेगी तो पास, ठीक है। अच्छा, अब रुको, और एग्जाम्पल दूं मैं इसके और एग्जाम्पल दूं, अगर एक बाल्टी खाली है, एक बाल्टी खाली खाली है ना, तो वो ज्यादा गहरी नजर आती है, और पानी भरने के बाद उसकी गहराई क्या है, कम नजर आती है, समझ रहे हो, उसका पैंदा उठा हुआ नजर आता है, कारण तुम्हारे सामने है, पानी भर दिया तो कौन सा हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, और हवा से देख रहे हो तुम, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के चीज को देखोगे तो पास नजर आएगी ना, मतलब एक तो खाली बाल्टी देखूं मैं और एक पानी भर के बाल्टी देखूं मैं, पानी भरी हुई बाल्टी क्या होगी, तुम्हें क्या होगी, कम गहरी नजर आएगी, खाली बाल्टी तुम्हें ज्यादा गहरी नजर आएगी, और पानी भरी हुई बाल्टी तुम्हें कम गहरी नजर आएगी, कारण क्या है, कारण है रिफ्रैक्शन, है ना। मैं कॉइन रख दूं साहब, बाल्टी के बॉटम पर कॉइन रख दूं और पानी भर दूं, अगर कॉइन रख के पानी भर दूं तो बताओ कॉइन कॉइन क्या होगा, वही नजर आएगा कि थोड़ा उठा हुआ, थोड़ा सा उठा हुआ नजर आएगा, थोड़ा ऊपर नजर आएगा, मतलब जो एक्चुअल डेप्थ है ना, वो एक्चुअल डेप्थ से क्या होगा, थोड़ा पास नजर आएगा, बात पकड़ में, हाँ बात समझ में आ रही है भाई। मैं और एग्जांपल दूं, मैं इसके रिफ्रैक्शन के और एग्जांपल दूं, एक रॉड लो, रॉड है ना, रॉड, उस रॉड का आधा एंड तो डाल दो पानी के अंदर और आधा एंड डाल दो पानी के बाहर, आधा पानी के अंदर आधा पानी के बाहर, है ना, तो वो रॉड आपको टेढ़ी नजर आएगी, क्योंकि पानी के अंदर वाला तो उठा हुआ नजर आएगा, और हवा वाला कोई गलतफहमी नहीं, हवा वाला सीधा नजर आएगा, अब हवा वाला सीधा और पानी वाला उठा हुआ, तो रॉड कैसी नजर आएगी, टेढ़ी नजर आएगी, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, रिफ्रैक्शन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, है ना, मछली चिड़िया को देखे, चिड़िया दूर नजर आती है, रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन, है ना, चिड़िया मछली को देखे, मछली पास नजर आती है, रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रीजन क्या है,
रिफ्रैक्शन। ठीक है, एक सिक्का पानी की भरी हुई बाल्टी के पैंदे पर रखा हुआ है, लेकिन थोड़ा उठा हुआ नजर आता है, रीजन क्या है? रिफ्रैक्शन। ठीक है, एक रॉड को कुछ हिस्सा पानी के अंदर, कुछ हिस्सा पानी के बाहर, रॉड टेढ़ी नजर आती है, रीजन क्या है? रिफ्रैक्शन। सारे एग्जांपल किसके हैं साहब? रिफ्रैक्शन। तो एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। डेंसर से रेयरर को देखें तो, डेंसर से रेयरर को देखें तो, डेंसर से रेयरर को देखें तो दूर, और रेयरर से डेंसर को देखें तो, मछली चिड़िया को देखें तो दूर दूर। दूर चिड़िया हवा में होगी यार, और चिड़िया पानी के अंदर होगी क्या? चिड़िया कहाँ होगी? है ना, मछली चिड़िया को देखे तो दूर, और चिड़िया मछली को देखे तो पहचान लोगे। कौन सा पकड़ में आ गया? तो नोट डाल लो। ये बना लिया पूरा पूरा। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, आज तुमसे बात ही नहीं करी मैंने, समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ भाई ऑनलाइन वालों, समझ में आ रहा है भाई? कोई यस और नो कुछ बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रिप्लाई दिया करो यार, पता लगे तुम भी जिंदा हो, है ना, तुम भी मुझे सुन रहे हो, है ना। ये लोग तो मेरी आंखों के सामने हैं, इनको तो पकड़ सकता हूं मैं, इनको तो देख सकता हूं कि ये क्या कर रहे हैं। तुमसे पूछना पड़ता है, मतलब देखो, वर्चुअल बातें करनी पड़ती हैं आजकल। तो ये तो रियल हो गया, रियल का रियल हो गया, वो रियल का क्या हो गया? चलो बना लिया, नोट डाल लो, नोट डाल ले, लिख लो भाई, लिख लो। व्हेन डेंसर मीडियम ऑब्जेक्ट, डेंसर मीडियम ऑब्जेक्ट, denser medium object, denser medium object is seen from denser medium object is seen from rarer medium, rarer medium, rarer medium, it will appear close, it will appear close, closed as compared to object, as compared to object। जितना था उतना नहीं उसके पास। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? नेक्स्ट लिख लो। when rarer medium object, when rarer medium object, rarer medium object is seen from denser medium, is seen from denser medium, denser medium, it will appeared away, it will appeared away as compared to object, as compared to object। ठीक है, जितना था उससे दूर, समझ गए ना भाई? रेयरर से डेंसर को देखोगे तो पास, और डेंसर से रेयरर को देखोगे तो दूर। मछली चिड़िया को देखती है तो दूर, और चिड़िया मछली को देखती है तो, समझिए। ठीक है, अब दोनों केस के लिए कितना दूर कितना पास ये निकालना है, तो भैया एक ही फॉर्मूला है, क्या है साहब? V बराबर U म्यू ऑब्जर्वर डिवाइड बाय म्यू ऑब्जेक्ट, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है। अच्छा, अब यहां पर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज, तो वेलोसिटी बन जाएगी ना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला भी यही बनेगा, VI बराबर VO म्यू ऑब्जर्वर, म्यू ऑब्जर्वर डिवाइड बाय म्यू ऑब्जेक्ट। कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है भाई? ये बना लो फॉर्मूला। ये किसके लिए बोल रहे हैं साहब? दुनिया की हर रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए या प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए? कॉर्ड पे ये मत लगा देना, कॉर्ड पे ये बच्चे ये फॉर्मूले याद कर लेते हैं, जहां रिफ्रैक्टिंग सरफेस दिखती है ही ठोकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूले किसके लिए? कॉर्ड के लिए कि प्लेन के लिए? प्लेन की इतनी बहुत सारी की एक, हाँ ठीक है, ये फॉर वन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फॉर वन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अगर एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये यू क्या है साहब? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यू है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फ्रॉम रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, वी क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, वी है डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज फ्रॉम रिफ्रैक्टिंग सरफेस, है ना। VO साहब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, V है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, VI क्या है?
ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज। कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है सर? वी आई वेलोसिटी ऑफ इमेज, वी ओ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ये म्यू ऑब्जर्वर और म्यू ऑब्जेक्ट समझ गया। म्यू ऑब्जर्वर देखने वाला, देखने वाले के मीडियम का म्यू, और म्यू ऑब्जेक्ट मतलब दिखाने वाले के मीडियम का म्यू, और देखने दिखाने वाला सेम मीडियम में, तो वी बराबर यू, वी बराबर यू। कोई गलतफहमी नहीं। ये गलतफहमी कब आती है? दो जब अलग अलग जगह पर हो। एक ही जगह पर होंगे तो गलतफहमी क्यों हो? समझ पा रहे हो मेरी बात? कोई देखने वाला कहीं और, दिखाने वाला कहीं और, तभी गलतफहमी आएगी, है ना। कभी कभी लगता है कि बहुत दूर है, वास्तव में जितना होता है उससे दूर लगने लगता है। होता नहीं है, लगता है लेकिन, और वास्तव में वो होता दूर है लेकिन पास लगने लगता है। ये बोले ये तो अपना है। समझ रहे हो? हाँ। पानी में मछली जितनी डिस्टेंस पे होगी उससे उससे उसके पास दिखेगी। तू हवा में है, तू हवा में है और मछली पानी में है। अब तू मछली को देखता है ना, तो वास्तव में जितनी दूर है ना, ठीक है, उसके मुकाबले तेरे को पास दिखाई देगी। ये तो डेफिनेटली पड़ेगा मछली के साइज में। ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे। तू कितने एंगल से देखता है, कहाँ कहाँ से देखता है ना। अपन अभी फोटो जो बनाया मैंने उससे पॉइंट साइज लिया। मैंने फोटो जो बनाया उसमें मैंने ऑब्जेक्ट को क्या लिया? पॉइंट साइज। अभी हमने ये बातें नहीं करी कि इमेज बड़ी बन रही है कि छोटी बन रही है, सीधी बन रही है कि उल्टी बन रही है। हमने ऐसी बातें नहीं करी। हमने सिर्फ क्या बोला? एक पॉइंट था, वो पॉइंट पास दिखेगा या वो पॉइंट दूर दिखेगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, मतलब उसके लिए तो फिर और भी बहुत सारी कहानी आती है ना। जैसे जैसे मिरर में पढ़ते थे, रियल का वर्चुअल, वर्चुअल का रियल, है ना। वो सारी कहानी नहीं। अरे बात पकड़ में आई? क्वेश्चन शुरू करें इस पे? चलो एक मछली और चिड़िया का क्वेश्चन लेते हैं। लो साहब, पानी में मछली, ये मछली कहां पर, है ना। मछली जल की रानी है। हाँ। अब पूरी कविता मत गाना, बोले बाहर निकालो मर जाएगी। ये लो साहब, ये मछली पानी के अंदर, आपको इसकी डेप्थ दे रहे हैं साहब डी, ये सरफेस से डी गहराई पर है। और लो साहब यहाँ चिड़िया, ये चिड़िया की हाइट दे रहा है साहब एच, है ना। ये लो चिड़िया बना दी मैंने, ये चिड़िया की हाइट सरफेस से एच, जो भी है यार, ठीक है। तू ईगल बना ले, तेरे को जो बनानी आती है वो बना ले, है ना। तेरे को बाज बनाना आता है, चील बनानी आती है, कौआ, कबूतर, है ना। देखो ये हवा में, इधर एयर है। चलो ये वाटर नहीं, लिक्विड बोल देता हूँ। जरूरी थोड़ी कि पानी में ही हो, है ना। ये लो लिक्विड, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल। समझ रहे हो? सरफेस से उसकी हाइट दे दी, इसकी गहराई दे दी। अब मछली चिड़िया को देखती है, चिड़िया मछली को देखती है, तो दोनों केस में मछली और चिड़िया के बीच की डिस्टेंस बतानी है ना। पहला केस जब चिड़िया मछली को देखे, दूसरा केस जब मछली चिड़िया को देखे। ठीक है, लिख लो, लिख लो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट distance between bird and fish, distance between bird and fish, bird and fish, first as seen by fish, second as seen by bird, second as seen by bird। मछली चिड़िया को देखे मछली के अकॉर्डिंग, और सेकंड चिड़िया के अकॉर्डिंग। पहला क्या बोला है? फिश के अकॉर्डिंग बोला है ना, पहला फिश के अकॉर्डिंग। अब थ्योरेटिकल बात करें, थ्योरेटिकल बात करें तो सबको पता है कि ये डेंसर में और वो रेयरर में कहां दिखेगा? पास की दूर? जितने पर है उससे दूर दिखेगा ना। ये पहले केस का आंसर निकाल रहा हूं, है ना, पहले केस का आंसर। अब ये कितना दूर? ये v हो जाएगा साहब। ये v का मतलब क्या है साहब? ये पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ बर्ड, ये पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ बर्ड कहां से साहब? रिफ्रेक्टिंग सरफेस से। और ये क्या है? ये साहब ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ बर्ड। अरे ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी ना, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गई, वो इमेज की पोजीशन हो गई। v और u का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होगा साहब?
V बराबर U म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट। मुझे बताओ इस समय ऑब्जर्वर कौन और ऑब्जेक्ट कौन? ऑब्जर्वर मछली है ना, और ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट बर्ड है। तो यहां से बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड इज इक्वल टू ये होगा h, ये म्यू ऑब्जर्वर कौन सा? फिश। म्यू ऑब्जेक्ट कौन हो गया साहब? बर्ड, है ना। अब सबको दिख रहा है फिश का कितना है? म्यू एल है, और म्यू बर्ड कितना है? 1 है। तो ये पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ बर्ड कितना आ गया? h इंटू म्यू बाय 1 आया कि नहीं? अब ये तो सरफेस से डिस्टेंस आया, मछली से डिस्टेंस कितना होगा, है ना। ये मछली से इसके इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, यही तो पूछ रहा है। अबे पहले केस में D1 यही तो पूछ रहा है ना। D1 क्या बोले? ये डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ बर्ड, इमेज ऑफ बर्ड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिश। तो भैया ये बर्ड और फिश के बीच का डिस्टेंस बोले तो हम बोलेंगे ये D प्लस कितना होगा साहब? ये H इंटू म्यू होगा कि नहीं? अब हाँ कि ना? अबे दिख रहा है सबको? भाई ये इसमें कोई गलतफहमी होनी है क्या? मछली को इसमें कोई गलतफहमी होगी क्या? ये D तो D दिखेगा, वो H की जगह म्यू H दिखेगा, है ना। H की जगह क्या दिखेगा? म्यू H। तो आंसर क्या आएगा? D प्लस म्यू H। समझ पा रहे हो? ये किसने देखा? ये किसने देखा? मछली ने। किसको देखा? चिड़िया को। अब सेकंड केस आओ। सेकंड केस, अब देखने की बारी चिड़िया की, दिखाने की बारी मछली की। अब यहां पर मछली को चिड़िया देखती है, तो गलतफहमी कहाँ आने वाली है? डी में आने वाली है कि एच में आने वाली है? डी में आएगी। भाई एच में कोई गलतफहमी नहीं, भाई हवा में जो डिस्टेंस है उसमें कोई गलतफहमी नहीं, एच में कोई गलतफहमी नहीं। अब इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट हो गया ये, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ गई। ये ऑब्जेक्ट कौन है साहब? फिश है। ये फिश की डिस्टेंस आ गई। अब सबको पता है ये थोड़ा सा पास दिखाई देगा, है ना, ये पास। तो ये निकालना पड़ेगा कितना पास? ये v निकालना पड़ेगा। ये पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ फिश, ये इमेज ऑफ फिश, ये निकालना पड़ेगा भाई, है ना। अब ये कैलकुलेट करें तो अपना तो वही फॉर्मूला है, v बराबर यू म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट। बताओ साहब अब ऑब्जर्वर कौन और ऑब्जेक्ट कौन? बोलो अब ऑब्जर्वर कौन? बर्ड। और ऑब्जेक्ट कौन? फिश। लो साहब ये वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश, ये हो गया आपके पास d। ऑब्जर्वर हो गया साहब बर्ड, और ऑब्जेक्ट हो गया फिश। अब बर्ड का कितना है? 1 है, हवा में है, और फिश का कितना है साहब? म्यू एल। तो ये कितना आ गया? ये D1 बाय म्यू आ गया। आ रहा है भाई? ये D1 अपॉन म्यू एल। अब बताओ डिस्टेंस बताओ इस चिड़िया से, यहाँ पर मछली की डिस्टेंस बताएं। ये डिस्टेंस ऑफ फिश किसके अकॉर्डिंग? बर्ड के अकॉर्डिंग। ये डिस्टेंस ऑफ फिश अकॉर्डिंग टू बर्ड, हम बोलेंगे h प्लस डी बाई म्यू एल। अबे होगा भाई, है ना। ये तो कोई गलतफहमी नहीं, गलतफहमी यहाँ हो रही है ना। ये d की जगह क्या डी बाई म्यू नजर आ रहा है, वो थोड़ा पास नजर आ रहा है ना। तो आंसर आ गया h प्लस डी बाई म्यू। कॉन्सेप्ट पकड़ में आया भाई? अब बात पकड़ में आई, है ना। मछली ने अगर देखा चिड़िया को तो थोड़ी दूर नजर आई, है ना। एक्चुअल डिस्टेंस थी डी प्लस एच, ये डी प्लस एच से ज्यादा आ रहा है ना। और वो चिड़िया ने मछली को देखा, थोड़ी पास नजर आई। कितना एक्चुअल डिस्टेंस था? h प्लस डी, ये h प्लस डी से कम नजर आ रहा है। दिख रहा है ना भाई? अभी समझ रहे हो? म्यू एल, ये म्यू एल, एल एक ही तो म्यू एल है, वो तो हवा है यार, वह चिड़िया तो हवा में है। ये बर्ड के मीडियम का तो 1 है ना, और फिश के मीडियम का कितना है? म्यू एल है। हाँ भाई ऑनलाइन वालों समझ पा रहे हो? चिड़िया मछली, मछली चिड़िया। हाँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चों, यस और नो, कोई डाउट तो नहीं? समझ में आया? कोई बात पकड़ में आई? ओके। क्लियर हुआ सबको? अबे समझ पाए भाई? तो ये हो गया साहब, ये d प्लस म्यूएल इंटू एच, और ये h प्लस डी अपॉन म्यूएल। कंसेप्ट समझ रहे हो साहब? है ना। मतलब ये हर केस में ये अप्लाई करना है। डेंसर से रेयरर को देखें, रेयरर से डेंसर को देखें।
चलो एक वेलोसिटी का क्वेश्चन भी करते हैं। बना लिया? बनाओ, ये फोटो जरूर बनाना, है ना, ये फोटो से बहुत सारी बातें समझ में आती। क्या चीज? एक ही फोटो में दोनों चीजें देख ले, तेरे को समझ में आनी चाहिए, तेरे को समझ में आनी चाहिए, है ना। अभी तो आ जाती है, बाद में क्या घुस जाती है। कौन कौन किसको देख रहा है? चिड़िया मछली को देख रही है, मछली चिड़िया को देख रही है, इसलिए मैं दोनों का फोटो अलग अलग बना दिया। समझ पा रहे हो? ये मोबाइल का असली उपयोग यही है। मेरा फोटो कैसे रह गया? मुस्कुराने दे भाई। मैं दिखाई दे रहा हूँ? वाह। अच्छा, सिर्फ मेरी खींचो, मछली चिड़िया नहीं? हाँ नहीं, बहुत है भाई, जल्दी खींचो, मुंह दुख गया। बस बस बस, बहुत है यार, बहुत खींच लिया। अबे मुंह दुख जाएगा मेरा तो। हाँ भाई, आया सबका? चलो अब एक वेलोसिटी वाला लेते हैं, उसके लिए भी फॉर्मूला यही है। वी आई बराबर वी ओ, मतलब ऑब्जेक्ट किसी और मीडियम में चल रहा है और ऑब्जर्वर किसी और मीडियम से देख रहा है, उसके लिए भी यही फॉर्मूला है। चलो मिटा दूं। देखो, मैं अब बोलता हूं, मछली पानी में है और आपने कुछ हाइट से एक बॉल को छोड़ दिया। या ऐसा होता है ना, मछली को अपन आटा खिलाते हैं, तो वहां वो फेंक रहे हैं और मछली वहां पहुंच जाती। मतलब कभी देखना, मछलियों पानी के अंदर जब आटा डालने आते हैं तो ऐसे झुंड होता है मछलियों का, आप दूर फेंकोगे ना, वहां भी 2 मिनट में झपट लेंगी, है ना। अब उनको दिख जाता है ना। और मैं आपको बताऊं, जैसे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आपको दूर नजर आता है ना, ऐसे वेलोसिटी भी तेज नजर आती है। जितने से ऑब्जेक्ट आ रहा होता है ना, उससे तेज चलता हुआ नजर आता है ना। चलो मैथमेटिकली देखते हैं अपन। लिखो एक क्वेश्चन। ये साहब पानी, ये पानी, इसके अंदर मछली, मछली रेस्ट पर है साहब, ये मछली नहीं चल रही है। वेलोसिटी ऑफ फिश क्या है? 0। एक ऑब्जेक्ट को मैंने कुछ हाइट से छोड़ा, है ना, चलो बॉल ले लेता हूं। ये बॉल को मैंने कुछ हाइट से ड्रॉप किया, ये बॉल को कुछ हाइट से ड्रॉप किया, है ना। अब ये समझ सकते हो, ये है वाटर, ये वाटर है और ये एयर है। ठीक है, आपसे बोलते हैं कि जब बॉल 10 मीटर फॉल हो गया, आपने छोड़ा, ऊपर से 10 मीटर गिर चुका है, तो इसकी फिश के अकॉर्डिंग इस बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी? फिश के अकॉर्डिंग बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी? लिख लो क्वेश्चन, लिख लो। बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट, ball is dropped from height, ball is dropped from height, drop from height when it fall 10 meter, when it fall 10 meter, when it fall 10 meter, 10 meter, when it fall 10 meter, find out velocity of ball, find out velocity of ball as seen by fish, as seen by fish, or according to fish, or observed by fish। मतलब फिश के अकॉर्डिंग बताना है आपको, एज सीन बाय फिश। अब वो जो होता हूँ, मछली जो देखेगी वो वास्तव में देखेगी या इमेज देखेगी? इमेज देखेगी ना, है ना। तो इसका मतलब किसकी वेलोसिटी बतानी है, ऑब्जेक्ट की कि इमेज की? इमेज की। तो यहाँ पे साहब ये 10 मीटर गिर गया मान लिया, अब 10 मीटर गिर के यहाँ आ गया, तो यहाँ इस समय इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकाले। काइनेमेटिक्स पढ़ चुके हो, एच हाइट गिरने के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होती है? एच हाइट गिरने के बाद कितनी होती है? अब √2gh होती है। एच हाइट गिरने के बाद वेलोसिटी कितनी? √2gh, है ना। एच कितना गिवन है? एच गिवन है 10 मीटर, 10 मीटर। तो लो साहब, ये वेलोसिटी आ गया 2g 10 × 10, मतलब कितना? 10√2। किसकी वेलोसिटी? किसकी? बॉल की। अबे ऑब्जेक्ट की, है ना। अब ये क्या देखेगा? ये तो इमेज देखेगा ना, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट म्यू ऑब्जर्वर डिवाइड बाय म्यू ऑब्जेक्ट। बोलो ऑब्जर्वर कौन से मीडियम में? ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर मछली, फिश तो म्यू फिश लूंगा। ऑब्जेक्ट कौन होगा? बॉल। ठीक है, ये लो साहब, ये हो गया आपके पास 10√2, और ये म्यू फिश कितना हो गया आपके पास? ये वाटर है 4/3,
और म्यू बॉल कितना हो गया 1। तो आप देख सकते हो आंसर क्या आ रहा है, आंसर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? अबे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से ज्यादा कि कम? ज्यादा आ रहा है। मैंने कहा ना, डेंसर से रेयरर को देखते हो दूर नजर आता है ना, तो अगर चल रहा होगा ना तो जितनी स्पीड से चल रहा है उससे तेज चलता हुआ नजर आएगा। मतलब तुम हवा से एक आटे का टुकड़ा पानी में फेंकते हो मछली की तरफ, मछली की तरफ तुम दाना फेंकते हो, तो वो दाना जितनी स्पीड से जा रहा होगा ना, मछली को उससे तेज चलता हुआ नजर आएगा। समझ रहे हो? अरे रीजन तुम्हारे सामने। डेंसर से रेयरर को देखोगे ना, तो रेयरर में अगर कोई चल रहा है ना तो वो तेज चलता हुआ नजर आएगा। मतलब मछली पर अगर तुम झपट्टा मारोगे ना, तो जितनी स्पीड से तुम्हारा हाथ मछली की तरफ जाएगा, मछली को लगेगा उससे तेज आ रहा है। समझ रहे हो? अच्छा इसका उल्टा, मछली जितनी स्पीड से चलती चलेगी ना पानी में, जितनी स्पीड से भागेगी, तुम्हें उससे धीरे भागते हुए नजर आएगी, है ना, उससे धीरे भागते हुए नजर आएगी। मतलब तुम्हें गलतफहमी हो जाएगी, है ना, ये आसानी से पकड़ में नहीं आती। तो मछली जाल में आसानी से नहीं फंसती, है ना। समझ रहे हो? मछली को फंसाने के लिए, है ना, समझ रहे हो? हाँ कलाकारी करनी पड़ती फंसाने के लिए। अरे समझ रहे हो? तो डेंसर से रेयरर को देखोगे तो जितने से चल रहा था उससे तेज चलता हुआ नजर आएगा, और रेयरर से डेंसर को देखोगे तो जितनी स्पीड चल रहा था उससे धीरे चलता हुआ नजर आएगा। कारण तुम्हारे सामने। अच्छा इस समय मछली रेस्ट पर थी, अगर मछली चलते चलते देखती तो रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव में ऐड होगा या माइनस होगा डिपेंड करता है मछली मछली उसकी तरफ जाते हुए देख रही है या उससे दूर भागते हुए देख रही है। दोनों केस बनते हैं ना यार। अब मछली भी उसके पास जाए और वो भी इसके पास आए, अपोजिट डायरेक्शन तो प्लस करेंगे, लेकिन मछली दूर भागे तो माइनस। जानते हो ना यार। चलो एक रिलेटिव मोशन का देता हूं, एक रिलेटिव का देता हूं भाई। दोनों को चलाते हैं, मछली को भी और चिड़िया को भी। ये सरफेस, पानी की सरफेस है ना, ये चिड़िया, ये लो चिड़िया की वेलोसिटी वीबी, और ये साफ सरफेस के पास आ रहा है। ये लो मछली, इसकी वेलोसिटी वीएफ, ये भी सरफेस के पास आ रहा है। बताओ दोनों सेम में चल रहे हैं कि अपोजिट में? सेम में चल रहे हैं कि अपोजिट? तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या वीबी प्लस वीएफ होगा क्या? अरे सेम मीडियम में होता, अगर दोनों हवा में होते तो वीबी प्लस वीएफ होता, दोनों पानी में होते तो वीबी प्लस वीएफ होता, लेकिन एक हवा में एक पानी में, तो वीबी प्लस वीएफ। बल्कि दोनों केस में आंसर अलग लाएंगे, चिड़िया कुछ और बोलेगी, मछली कुछ और बोलेगी। अबे काम एक ही कर रहे हैं, लेकिन दोनों से पूछो, आंसर पूछोगे अलग अलग कोने में ले जाकर के, दोनों आंसर अलग अलग बताएंगे, है ना। मछली का आंसर कुछ और होगा, चिड़िया का आंसर कुछ और होगा, और गलत कोई भी नहीं होगा। समझ, दोनों सही होंगे। अबे ये तो समझ रहे हो ना यार, है ना। डेंसर वाला रेयर को देखे तो कुछ और दिखता है, रेयर वाला डेंसर को देखे तो। चलो अब ये भी सरफेस की तरफ आ रहा है, ये भी सरफेस की तरफ, आपको रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है ना। लिख लो क्वेश्चन, लिख ले। bird and fish bird and fish moves as shown in figure, moves as shown in figure, as shown in figure. Find out first velocity of bird, velocity of bird, velocity of bird as seen by fish, velocity of bird as seen by fish. यही इसी फॉर्म में दे दो, velocity of bird as seen by fish, as seen by fish. Second velocity of fish, velocity of fish, velocity of fish as seen by bird, velocity of fish as seen by bird. ठीक है, फिश का बर्ड के अकॉर्डिंग, बर्ड का फिश के अकॉर्डिंग। ये बोल रहा है साहब, बर्ड इसको देखे और ये उसको देखे। ठीक है, पहले में कौन किसको देख रहा है? पहले में बर्ड, फिश के अकॉर्डिंग निकालना है बर्ड का। अरे बर्ड का निकालना है और फिश के अकॉर्डिंग निकालना है। तो ये किसको देखेगी? ये चिड़िया को देखेगी, इसकी इमेज को देखेगी। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड, अरे ये होगी ना वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड प्लस वेलोसिटी ऑफ फिश। ऐसा बोलेंगे कि नहीं? अब दोनों अपोजिट चल रहे हैं ना, अपोजिट। तो यहाँ पर बर्ड की वेलोसिटी दिखेगी कि इसकी इमेज की दिखेगी?
तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड प्लस वेलोसिटी ऑफ फिश। अब इमेज की वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड निकालें तो हम क्या बोलेंगे साहब, हम बोलेंगे वी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है बर्ड, म्यू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कौन है फिश, डिवाइड बाय म्यू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है बर्ड। ऐसा बोलोगे भाई? अबे हाँ के ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला है ना वी आई बराबर वीओ, म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट। वीओ कौन है, यही है, अरे ऑब्जेक्ट यही है, और म्यू ऑब्जर्वर कौन है फिश, ऑब्जेक्ट कौन है बर्ड, है ना। अब बोलो साहब फिश का कितना है साहब म्यू एल, अरे फिश का म्यू एल है, और ये बर्ड का कितना है, बर्ड का 1 है, बर्ड का 1 है, तो ये आंसर क्या आ गया, ये वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, ये होगा वी बी इंटू म्यू बाय 1 प्लस वी एफ, होगा कि नहीं? अबे हाँ कि ना बोलो, आ रहा है भाई, अबे आ रहा है। दूसरा केस, कौन किसको देखता है, दूसरे में फिश का निकालना है, किसके अकॉर्डिंग, बर्ड, अरे फिश का निकालना है बर्ड के अकॉर्डिंग, तो बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश प्लस वेलोसिटी ऑफ बर्ड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। भाई ये देख रहा है इसको, तो इसको देखेगा, इसकी इमेज को देखेगा, इसकी तो इसकी इमेज की वेलोसिटी निकालो ना, इसकी इमेज की वेलोसिटी निकालें तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट म्यू ऑब्जर्वर डिवाइड बाय म्यू ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जर्वर बर्ड है और ऑब्जेक्ट कौन है, फिश है, तो आंसर क्या बना साहब, ये वी एफ 1 बाय म्यू एल प्लस वी बी, ये आ गया साहब वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड। ये फिश का बर्ड के अकॉर्डिंग और ये बर्ड का फिश के अकॉर्डिंग। बात पकड़ में आई, समझ रहे हो भाई? अब मेरी बात समझ में आ रही है? भाई खुद के लिए थोड़ी गलतफहमी होती है, गलतफहमी दूसरे के लिए होती है ना। जब ये फिश देखती है तो खुद की कोई गलतफहमी नहीं, गलतफहमी सारी किसकी, बर्ड की। और ये देखो जब बर्ड देखती है तो खुद के लिए कोई गलतफहमी नहीं, गलतफहमी किसके लिए, फिश के लिए। बात समझ में आएगी? समझ पा रहे हो, जाग रहे हो, कंसेप्ट पकड़ में आया? डेंसर से रेयर को देखें, रेयर से डेंसर को देखें, पकड़ लोगे? अरे समझ में आ रहा है? चलो एक और देता हूं। ये आगे सबको, आगे भाई। अब साहब एक एयर क्यूब, एक ये यहाँ पर आपके पास ग्लास का क्यूब है, उसमें एयर बबल है ना। कास्टिंग करते हैं जब, उस समय बीच में हवा का बुलबुला रह जाता है, तो वो तुमने देखा हो अपनी स्टडी टेबल पे कांच का पेपर बेड होता है ना, स्कूल स्कूल में प्रिंसिपल की टेबल पे देखा हो तुमने, वो कांच का पेपर बेड होता है ना, ऐसे स्कूलों में पाया जाता है जनरली, स्कूलों में, है ना, सरकारी दफ्तरों में, तो ऐसी जगहों में पाई जाती हैं चीजें, है ना। वहां पर उसमें देखा हो तो उसमें बीच में एयर बबल होता है, या इवन अपन कोई शोपीस वगैरह खरीद के लाते हैं, कांच का बना हुआ शोपीस खरीद के लाते हैं, तो उसमें भी कास्टिंग के दौरान क्या होता है, बुलबुला रह जाता है, तो कभी कभी बीच में छोटे छोटे एयर बबल रहते हैं। तो ये एक ग्लास का क्यूब है, इसमें हवा का बुलबुला रह गया। अब मैं उसको लेफ्ट में जाके देखता हूँ ना, इस तरफ से देखता हूँ, तो मुझे ये 6 सेंटीमीटर पे दिखाई देता है, और जब मैं राइट से जाके देखता हूँ ना, तो वो मुझे 8 सेंटीमीटर पे दिखाई देता है। मतलब इधर से देख रहा हूँ तो 6 पे दिखता है, इधर से देखता हूँ तो 8 पे दिखता है। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या वास्तव में सेंटर में होगा क्या? अरे क्या बुलबुला सेंटर में होगा क्या? अगर सेंटर में होता है दोनों तरफ से बराबर बराबर दिखाई देता, है ना। इधर से 6 दिख रहा है, उधर से 8 दिख रहा है, इसका मतलब ये सेंटर में नहीं है। ये पूछ रहा है बताओ कहाँ है, ये तुमसे पूछ रहा है बताओ कहाँ है। लिखो क्वेश्चन, लिखो, लिखो, एयर बबल, एयर बबल present in a glass cube, air bubble present in a glass cube, present in a glass cube, glass cube. It will appear, it will appear at 6 centimeter, it will appear at 6 centimeter, 6 centimeter distance, 6 centimeter distance, when it is seen, when it is seen from left hand side, left hand side, and it will appear at 8 centimeter, it will appear at 8 centimeter, 8 centimeter, when it is observed from right hand side, when it is appeared from right hand side,
right hand side, find out position of air bubble, position of air bubble, position of air bubble from left hand side, position of air bubble from left hand side, and side length of cube, and side length of cube, and side length of cube. ठीक है, क्यूब है साहब, इसकी साइड की लेंथ मान लो ए है, अरे मान लो ए है। अब लेफ्ट हैंड से बोल रहा है एयर बबल का डिस्टेंस बताओ साहब, मान लो एक्स है। अबे एक्स है तो इधर से कितना होगा, ये भाई इधर से ए माइनस एक्स होगा। मुझे बताओ एक्चुअल में अगर मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता हूं लेफ्ट से तो एक्स है, लेकिन इमेज कहां दिख रहा है, इमेज दिख रहा है 6 पर। अबे 6 पे दिख रहा है क्या, 6 पे है क्या, 6 से ज्यादा भी होगा ना। अबे रेयर से डेंसर को देखोगे तो पास दिखता है दूर दिखता है, अबे रेयर से डेंसर को तो पास दिखता है। तुम्हें दिख रहा है 6 पर, तुम्हें 6 पे दिख रहा है क्या, वास्तव में 6 पर है क्या, नहीं है यार, है ना। तो u का वैल्यू कितना, u का वैल्यू x, v का वैल्यू कितना 6। इधर से बोले तो u का वैल्यू कितना a माइनस एक्स और v का वैल्यू कितना 8 होगा कि नहीं। अब सॉल्व कर लो, अपना तो एक ही फॉर्मूला है साहब, v बराबर u म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट। प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए एक ही फॉर्मूला है अपना, म्यू ऑब्जर्वर डिवाइड बाय म्यू ऑब्जेक्ट। अब v बराबर है 6, u बराबर है x, ऑब्जर्वर कहाँ है हवा में, और एयर बबल कहाँ है साहब, ये ग्लास में, ये म्यू ग्लास होगा कि नहीं। भाई ये म्यू एयर और ये म्यू ग्लास है ना, डाटा रखो साहब, ये 6 बराबर x म्यू एयर 1 म्यू ग्लास 3/2, तो x बराबर 6 इंटू 3/2। सॉल्व करें तो कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, है कि नहीं भाई। अबे हाँ कि ना बोल, अबे बोलो भाई, ये 9 पे नजर आएगा, कहाँ नजर आएगा, अच्छा ये मतलब लेफ्ट से 9 पे दिख रहा था, कहाँ पर 6 पर, जबकि वास्तव में है कहाँ 9 पर। चलो इधर से निकालें, इधर से निकालें तो साहब यहाँ भी वही v बराबर u म्यू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कहाँ साहब हवा में, डिवाइड बाय म्यू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ ग्लास में, ये 8, ये a माइनस एक्स, ये हो गया 1, ये हो गया 3/2। अब a माइनस एक्स इक्वल टू 8 इंटू 3/2, मतलब ये 12 हो गया। अब ये 12 हो गया। अब यहाँ पर x का वैल्यू रख दो, x का वैल्यू रख दो तो a का वैल्यू कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, मतलब साइड की लेंथ है 21 सेंटीमीटर। और लेफ्ट हैंड साइड से एयर बबल की डिस्टेंस कितनी होगी, एयर बबल की डिस्टेंस होगी 9 सेंटीमीटर होगी भाई। एयर बबल होगा 9 पर, है ना, जबकि लेफ्ट से देखने पर नजर आता है कहां पर 6 पर। अच्छा राइट से नापे तो 12 पर होगा, है ना, लेकिन नजर कहां पे आएगा 8 पर। ठीक है, तो जहां प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस दिखे एक ही फॉर्मूला है अपना, v बराबर u म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट। कर लोगे भाई, अरे हो जाएगा। ठीक है, चलो अब एक के बाद दो सरफेसेस आती, कल से बात करेंगे दो की। तो दो सरफेस अगर एक दूसरे के पैरेलल हो ना तो स्लैब बन जाता है, और वो दो प्लेन सरफेस कुछ एंगल पे होना तो प्रिज्म बन जाता है ना। तो कल अपन पहले लेंगे स्लैब, है ना, फिर थोड़ा सा TIR VIR बता दूंगा, फिर उसके बाद में अपन लेंगे प्रिज्म वगैरह। ठीक है, प्रिज्म के बाद फिर लेंस आएगा, तो अगले संडे तक कर देंगे अपन, है ना। अगले वीक में बोला है मैंने 3-4 क्लास हो जाए, 3-4 हो जाएगी तो बाद में थोड़ा एक्स्ट्रा खींच लेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय।